हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए, बीएससी, बीकॉम के सभी फर्स्ट ईयर वाले छात्रों के लिए फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत योग एवं ध्यान वाले सब्जेक्ट में हम जो है एमसीक्यू फॉर्मेट में एक सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें लगभग 6 या 7 सेशन टोटल होने वाले हैं। इससे पहले एक लेक्चर में आपको ले चुका हूं, जिसमें हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों पर चर्चा की थी। इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में, अर्थात इसके भाग 1 पर हम डिस्कस कर चुके हैं। भाग 2 को आज हम लेकर के आए हैं, और इसमें भी जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था कि फर्स्ट यूनिट में इसके 3 भाग आने वाले हैं, है ना। तो उसमें से एक भाग हो चुका था, सेकेंड और थर्ड भाग अभी होने बाकी है। तो सेकेंड भाग पर, अर्थात कि भाग 2 पर आज हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। और इसके प्रमुख जो टॉपिक हैं फर्स्ट यूनिट में जो टॉपिक है जिनसे संबंधित हमें प्रश्नोत्तरों पर बात करनी है, वो टॉपिक ये नीचे लिखे हुए हैं क्लियरली। व्युत्पत्ति, ठीक है ना, योग की उत्पत्ति, उद्देश्य, इतिहास, ठीक है ना, अभ्यास करने के नियम, योग प्रथाओं का परिचय, सब लिखा हुआ है। तो इन्हीं से संबंधित हम इन तीनों भागों में प्रश्नोत्तरों को देखने वाले हैं। दोस्तों, एक एक्स्ट्रा मैं बात बताने वाला हूं, इसमें ध्यान से सुनिएगा। ये जो फाउंडेशन कोर्स है, इसमें चूंकि आपके एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रकृति में ही आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इससे पहले हम विस्तार पूर्वक क्लासेस स्टार्ट कर चुके थे, हालांकि इस फाउंडेशन कोर्स में। लेकिन दोस्तों, फिलहाल आपको आवश्यकता है एमसीक्यू फॉर्मेट की, अर्थात की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों की। तो पहले हमें जो है ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर जितने भी हो सकते हैं हर एक सब्जेक्ट के से संबंधित, उन सभी पर हमें डिस्कस कर लेना चाहिए, ताकि एग्जाम के टाइम तक अगर हमारी डिटेल क्लासेस कंप्लीट नहीं भी हुई, तब भी आपकी समस्या खत्म हो जाए, समस्या ना रहे, ठीक है ना। तो इसी कारण से दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश में बीए फर्स्ट ईयर में हिंदी और इंग्लिश की जो फाउंडेशन कोर्स में एमसीक्यू क्लासेस हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब स्टार्ट कर चुके हैं हम योग एवं ध्यान, और इसके तुरंत बाद में जो पर्यावरण की क्लास बचती है उसको भी हम स्टार्ट करके और बहुत जल्दी आपका फाउंडेशन कोर्स कवर कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। इस सबका कंप्लीट पीडीएफ नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, और इसके अलावा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाल रखा है, वहां से भी आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का भाग 2। भाग 1 में हम पहले चर्चा कर चुके हैं फर्स्ट यूनिट के कुछ प्रश्नोत्तरों पर, और भाग 2 में कुछ प्रश्नोत्तरों पर बात करेंगे। इसके इसी प्रकार से भाग 3 आएगा, और इस 3 भाग के माध्यम से हम फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद कुल मिलाकर के इसमें मैक्सिमम 6 या 7 टोटल लेक्चर आएंगे, और इन 6-7 लेक्चरों में ही हम पूरे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हो सकते हैं ना योग और ध्यान वाले विषय के, वो सारे डिस्कस कर ले जाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा एग्जाम में इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाने की संभावना रहती ही नहीं है। टोटल क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे इसी के माध्यम से, ठीक है ना। नए स्टूडेंट हो तो इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपके लिए सभी सब्जेक्ट अवेलेबल करवा दिए गए हैं, सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनवा दी गई है, उनको एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट यूनिट से ही क्वेश्चन है ये भी। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि योग आसन को करना चाहिए कैसे, कब करना चाहिए। यह यहां पर स्थिति दी गई है। पेट भरा होने पर करना चाहिए। योग आसन को कब करना चाहिए, पेट भरा होने पर या पेट खाली होने पर, थकावट होने पर या उपवास होने पर। किस परिस्थिति में हमें योग आसन को करना चाहिए, कौन सी स्थिति इन चारों में से योग आसन के लिए सही स्थिति होती है, सही परिस्थिति होती है। तो आप सभी भली बात जानते हैं, कॉमन सेंस के माध्यम से भी इसको ठीक कर सकते हैं। पेट खाली होने पर ही योग आसन हमें करना चाहिए और बेसिकली किया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन इसका भी सही होगा। अगला प्रश्न है, यौगिक अभ्यास के अंत में क्या किया जाता है। और चूंकि आपने देखा था कि यौगिक अभ्यास के प्रारंभ में क्या किया जाता है, तो ये हम पिछली सीरीज में हमने डिस्कस किया था। वहां देखा था कि यौगिक अभ्यास की शुरुआत जो होती है वो प्रार्थना से शुरू होती है। तो अब अंत में क्या होता है, व्यायाम किया जाता है अंत में, या ध्यान एवं शांति पाठ किया जाता है, नहाया जाता है, या गरिष्ठ भोजन किया जाता है, क्या होता है। तो यौगिक अभ्यास की शुरुआत प्रार्थना से होती है, और इसको समाप्त जब करते हैं उसके अंत में हमें ध्यान और शांति पाठ करना चाहिए, या इसी के साथ में जो है योग अभ्यास कंप्लीट होता है, ठीक है ना। और इसलिए इसका भी ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, आज के समय में कौन सा योग बहुत प्रचलित है। अब चूंकि योग कई प्रकार के हैं, तो उन कई प्रकार के योगों में से सबसे ज्यादा प्रचलित, अगर वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रचलित कौन सा योग आसन माना जाता है, या सबसे ज्यादा कौन से योग को लोग पसंद कर रहे हैं।
कौन सा है दोस्तों? तो हठ योग है। कौन सा है? हठ योग है। और हठ योग में जो आसन है ना, लगभग 84 आसन बताए गए हैं हठ योग के अंतर्गत। कितने आते हैं? लगभग 84। एग्जैक्टली याद नहीं इसलिए मैं लगभग लगा रहा हूं आगे, लेकिन हाँ लगभग इतना ही है, 84 के समथिंग ही इसमें आसन है हठ योग में। ठीक है ना, अलग अलग आसन है, अलग अलग मुद्राओं में ये हठ योग किया जाता है और वर्तमान में यही योग सबसे ज्यादा प्रचलित है। क्लियर है ना? इसका भी ऑप्शन बी ही एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कर्म योग विश्वास करता है। कर्म योग किस में विश्वास करता है? जरा देखिए, भजन गाने में विश्वास करता है, आसन करने में, स्वार्थ रहित सेवा करने में, या फिर ध्यान करने में। तो जो कर्म योग है इन 4 अवसरों में से या 4 ऑप्शनों में से किस में विश्वास रखता है, मतलब किस प्रकृति का है कर्म योग, किस प्रकृति का है? कर्म योग के अंतर्गत भजन गाए जाते हैं, आसन किया जाता है, या किसी की निस्वार्थ सेवा की जाती है, या ध्यान किया जाता है। तो दोस्तों कर्म योग सर्वथा सेवा करने से जुड़ा होता है, सर्व सेवा करने से। ठीक है ना, स्वार्थ रहित या निस्वार्थ सेवा करने से जुड़ा होता है कर्म योग। इसलिए इसका ऑप्शन सी अर्थात कि सा एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है हठ योग का अर्थ है। हठ योग का अर्थ क्या है? हठ योग का, जिसमें 84 आसन बताए गए हैं ना, 84 आसन बताए गए हैं, इसका अर्थ क्या है? शक्तिशाली बनना, प्रयास रहित होना, शुद्धिकरण, या संतुलन स्थापित करना। तो हठ योग की जितनी भी ये मुद्राएं की जाती है, 84 मुद्राएं जो भी होती है, इन सबका प्रथम उद्देश्य और अंतिम उद्देश्य क्या होता है? अपने आप पर संतुलन स्थापित करना। क्या होता है? संतुलन स्थापित करना। इसलिए इसका भी ऑप्शन द एकदम सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 लेते हैं। प्रश्न है हठ योग अभ्यास शुरू होता है। हठ योग जो अभ्यास है ये शुरू होता है कैसे? प्राणायाम से, आसन से, षट क्रिया से, या मुद्राओं से। तो यहां पर एक शब्द और आपको यहां नया सीखने को मिलेगा, षट क्रिया। इसका राइट ऑप्शन तो षट क्रिया हो जाएगा, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। तो हठ योग की जो शुरुआत की जाती है ना, वो षट क्रियाओं से की जाती है। षट क्रिया क्या है? दरअसल षट क्रिया कुछ और नहीं, अगर इसका संधि विच्छेद करोगे तो षट मतलब कि 6 क्रियाएं हो जाती है। तो षट क्रियाओं के अंतर्गत या षट कर्म के अंतर्गत 6 विशेष प्रकार के कर्म या क्रियाएं आती है। और ये कब किया जाता है? हठ योग करने से पहले इन 6 क्रियाओं को किया जाता है। और ये 6 क्रियाएं की जाती है शरीर के आंतरिक भाग को शुद्ध करने के लिए। ठीक है ना, आंतरिक भाग को साफ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए। क्लियर है? उसी को षट कर्म कहा जाता है, जिसमें 6 क्रियाएं शामिल होती है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन सुबह उठते ही करना चाहिए और उसी के बाद में उसे योग आसन करना चाहिए। इसका ऑप्शन सा एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हा और ठा। हा और ठा का अर्थ क्या है? हा और ठा का अर्थ क्या है? प्राणिक एवं मानसिक ऊर्जा, या फिर नियम और कानून, कठिन आसन, या फिर प्राणायाम अभ्यास। क्या होगा? हठ है ना, हठ योग। तो हठ योग का हम संधि विच्छेद करते हैं हा और ठा। तो इनका अर्थ क्या है? हा और ठा का अर्थ क्या है? तो हा और ठा का अर्थ होता है प्राणिक और मानसिक ऊर्जा, क्योंकि ये योग करने से हमें विशेष प्रकार की, हमारे शरीर में विशेष प्रकार की ऊर्जा जो होती है वो प्रवाहित होने लगती है। तो ये प्राणिक एवं मानसिक ऊर्जा ही जो है हा और ठा का अर्थ एक विशेष अर्थ है। इसलिए उसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हठ योग प्रदीपिका पुस्तक किसने लिखी थी? हठ योग प्रदीपिका जो पुस्तक है ये किसने लिखी? और इस हठ योग प्रदीपिका जो पुस्तक है दोस्तों, इसमें हठ योग के जितने भी आसन है, 84 आसन, सभी के बारे में पूरे विस्तार से बताया गया है। महर्षि पंतजलि ने लिखी है, गोरखनाथ ने लिखी है, या स्वामी स्वात्मा राम ने लिखी है, या फिर बीके अयंगर साहब ने लिखी है? तो दोस्तों हठ योग प्रदीपिका जो पुस्तक है स्वामी स्वात्मा राम साहब ने लिखी है, स्वात्मा राम ने लिखी है। ठीक है ना, याद रहे। ठीक है, महर्षि पंतजलि मत कर दीजिएगा, क्योंकि अभी तक उनको ही पढ़ते आए हो आप लोग। ठीक है, विशेष रूप से याद रखिएगा, हठ योग प्रदीपिका पुस्तक किसने लिखी है? स्वामी स्वात्मा राम ने लिखी है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है हठ योग प्रदीपिका का अन्य नाम क्या है? स्वामी स्वात्मा राम ने जो पुस्तक लिखी है हठ योग प्रदीपिका, इसको और किस नाम से जाना जाता है ये बताना है आपको। चतुरंग योग के नाम से, राजयोग के नाम से, ज्ञान योग, या भक्ति योग? किस योग के नाम से इसे जाना जाता है? अन्य नाम कौन सा है दोस्तों? तो चतुरंग। क्या नाम है? चतुरंग। ठीक है ना, ऑप्शन इसका ए एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 बोलता है
कि घेरंड संहिता प्रसिद्ध है। घेरंड संहिता प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? प्राणायाम के लिए प्रसिद्ध है, हठ योग के लिए, ध्यान के लिए या पोषण के लिए। ध्यान रहे, घेरंड संहिता। घेरंड संहिता किसके लिए प्रसिद्ध है? मतलब इसमें किसका सविस्तार वर्णन किया गया है? प्राणायाम का विस्तार से वर्णन किया गया है, हठ योग का, ध्यान का या पोषण का? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हठ योग। क्या? हठ योग। अगर आपको सभी हठ योग के बारे में पूरे विस्तार से जानना है तो या तो हठ योग प्रतिदीपिका पढ़ लीजिए या फिर घेरंड संहिता पढ़ लीजिए। हठ योग के सभी आसनों के बारे में पूरे विस्तार से आपको जानकारी मिल जाएगी। क्लियर? अगला प्रश्न लेते हैं, योग के अनुसार भोजन होना चाहिए किस? योग के अनुसार भोजन किस प्रकार का होना चाहिए? सात्विक व संतुलित, या फिर राजसिक व तीखा, या फिर मानसिक व आनंद देने वाला, या फिर ठंडा व बासी? तो योग के अनुसार किस प्रकार का भोजन होना चाहिए? आप भली भांति और बेसिकली जो है आप मानसिक या कहें कि कॉमन सेंस का प्रयोग करते हुए भी आप इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है ना? सात्विक और संतुलित भोजन ही आवश्यक होता है, किसी चाहे योग कोई सा भी हो। क्लियर है? इसलिए ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उष्ट और धैर्य तत्व कहां से आते हैं? योग के साथ, जीवन शैली के साथ, मानसिक तनाव उत्पन्न करते हैं या योग में सहायक होते हैं? तो उष्ट और धैर्य जो तत्व हैं, उष्ट और जो धैर्य तत्व है दोस्तों, ये योग में सहायक होते हैं। क्या होते हैं? योग में सहायक होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है। ठीक है, जिस प्रकार से प्रश्न आप पढ़ रहे हैं ना, उसी प्रकार से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, एक एक का शब्द, क्योंकि योग और ध्यान हो सकता है कि आपने छोटी सी पतली सी पुस्तक देख करके और फाउंडेशन कोर्स में है तो ठीक है पढ़ लेंगे, तो इस तरह से अगर इग्नोर करने की कोशिश की ना, तकलीफ हो जाएगी। नया विषय है, हमेशा नहीं पढ़ते हो आप लोग, हिंदी इंग्लिश तो आप हमेशा से पढ़ते आए हो, वो पढ़ते भी रहते हो, तो वो इतनी समस्या नहीं देता। लेकिन ऐसा विषय जो अचानक से आपके जीवन में कूद पड़ा हो, जैसे कि योग और ध्यान कूद पड़ा, इससे पहले कोई विषय, इस प्रकार का विषय नहीं था आपके इसमें सब सिलेबस में, अब अचानक से आ गया, तो इसकी जो कई ऐसी शब्दावलियां हैं जिनसे आप परिचित नहीं हैं। होगा आसान सब्जेक्ट, होगा बहुत इजी विषय, लेकिन फिर भी इसकी जो कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है जो ना आज तक आपने कभी पढ़ी है ना कभी सुनी है। तो इसी कारण से अब जैसे षट क्रिया है, अगर आपका कभी भी ध्यान योग से पाला नहीं पढ़ा होगा तो क्या षट क्रिया नाम कभी सुना था आपने? संभवतः नहीं सुना होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि हर एक विषय जब भी आप पढ़ते हो ना, तो उसके प्रत्येक जो भी उसकी शब्दावलियां होती है उनको पकड़ लीजिए। अगर आपने उस विषय की शब्दावलियों को पकड़ लिया ना, तो मैं पूरे दावे से बोलता हूं दोस्तों, आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ने में कभी तकलीफ नहीं आएगी। आप बहुत ही आसानी से उस सब्जेक्ट को कवर कर ले जाएंगे। फिर वो चाहे वस्तुनिष्ठ प्रकृति में पूछे आपसे या सब्जेक्टिव प्रकृति में पूछे, कैसे भी आपसे पूछ ले, आप हथियार नहीं डालोगे, आप इजीली उस सब्जेक्ट को कवर कर पाओगे। एग्जाम में नंबर भी ना उसी कॉन्फिडेंस के आते हैं जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर पढ़ते वक्त चल रहा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि षट क्रिया यौगिक क्रियाएं हैं, षट क्रिया यौगिक क्रियाएं हैं जो क्या करती है? आंतरिक भागों को साफ करती है, या फिर तनाव खत्म करती है, या शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देती है, या कैलोरी खत्म करती है। बताइए, षट क्रिया में थोड़ी देर पहले ही बताई थी कि 6 ऐसी क्रियाएं जो योग आसन करने से पहले उन क्रियाओं को प्रतिदिन किया जाता है। वो क्रियाएं क्या करने के लिए की जाती है, किस लिए होती है? वो मैंने बताया था कि शरीर के आंतरिक भागों को, आंतरिक अंगों को साफ करने के लिए षट कर्म के अंतर्गत बताई गई 6 कर्मों को या 6 क्रियाओं को किया जाता है। ठीक है ना? तो आंतरिक अंगों को साफ करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नेति एवं त्राटक। क्या है? नेति एवं त्राटक। तो नेति एवं त्राटक शब्द है आसन के, प्राणायाम के प्रकार है, मुद्रा है या षट कर्म है? षट कर्म वही 6 कर्म, ठीक है ना? उस 6 कर्म है, उनमें से 2 कर्म का नाम है नेति और त्राटक। क्या है? नेति और त्राटक। इसलिए इसका ऑप्शन डी अर्थात कि दा एकदम सही हो जाएगा। ठीक है ना? अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कौन से षट कर्म से दृष्टि दोष ठीक होता है? 6 षट कर्म है अलग अलग अंगों को की सफाई करने के लिए। उनमें से एक अंग माफ कीजिएगा, एक षट क्रिया है। कौन सी षट क्रिया है जिससे दृष्टि ठीक होती है, दृष्टि दोष ठीक होता है, मतलब आंखों की सफाई होती है? कौन सा है? नेति है, नोली है, त्राटक है या धोती है?
ये चारों है ना, ये चारों जो है षटकर्म का ही भाग है, षटकर्म है, उनमें से चार ये है। कौन सा है? नेति, नोली, त्राटक या धोती। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सा, एकदम सही हो जाएगा। त्राटक ही वह षटकर्म है जिससे दृष्टि दोष ठीक हो सकता है। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो इसी के साथ में 15 प्रश्नों के साथ में हमारी आज की ये छोटी सी सीरीज होती है कंप्लीट। नेक्स्ट सीरीज में हम फिर से 15 प्रश्नों पर बात करेंगे। इसके भाग 3 में, भाग 3 में हम अगले 15 प्रश्न लेकर के आएंगे और ये सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। एक भी देखिए, पहले तो मैं प्रश्न ही बहुत कम प्रोवाइड करता हूं, आपको कम ही प्रोवाइड करता हूं, बहुत ज्यादा भर भर के नहीं देता कि 100 प्रश्न 100 क्वेश्चनों का पूरा लेक्चर ले लीजिए, करते रहिए, 10 20 लेक्चर रिकॉर्ड करवा दूं और बहुत सारा झमेला आपके सामने हो जाए, है ना, और फिर उसमें से कुछ गिने चुने क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसा नहीं है, जितने इंपॉर्टेंट और बहुत कम क्वांटिटी में क्वेश्चन देता हूं, लेकिन पूरे दावे से बोलता हूं दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट होता है वही मैं आपके सामने लेकर के आता हूं। और वैसे भी इस सब्जेक्ट में मात्र 6 या 7 मात्र टोटल भाग में, टोटल 6 या 7 भाग इस सीरीज के आने वाले हैं, योग और ध्यान वाली सीरीज के। तो उनको बिना किसी कंजूसी के अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। पहले वाले भाग में मात्र 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, सेकंड वाले भाग में अभी 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अगले भाग में भी हम मात्र 15 क्वेश्चनों पर ही डिस्कस करेंगे। तो छोटे छोटे से पार्ट है, इनको अच्छे से कवर कर लीजिएगा ताकि फाउंडेशन कोर्स की समस्या आपकी हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों अगले सेशन में बता ही चुका हूं मैं आपको, सेकंड भाग में फिर से 15 क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करेंगे। और जो नए स्टूडेंट है पहली बार हमको देख रहे हैं, उनको मैं फिर से रिपीट करवा दूं कि आप लोगों के लिए हमने विशेष सुविधा दे रखी है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की, जिसे आप निःशुल्क रूप से बिना कोई चार्ज दिए डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से लिंक लेकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको डेली बेसिस पर आपको लेक्चर मिलते रहे। और हमारे सभी नोट्स की लिंक भी आपको ग्रुप में मिल जाती है, लेक्चर की लिंक भी आपको मिल जाती है। जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ना चाहें, सभी सब्जेक्ट की एक ही स्थान पर आपको वहां पर लिंक मिल जाती है, जिससे आप अपनी स्टडी को बेहतरीन बना सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।